दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम एकेडमी में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो क्लासेस है हम लोग इस क्लास में बात कर रहे हैं क्लास 10 का, जो हमारा हिस्ट्री का सेशन चल रहा था, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि हम लोग हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इससे पीछे का जो हमारा सेशन था, वीडियो था, उस पे हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के बारे में हम लोगों ने देखा था और उस वीडियो को आप लोगों ने पसंद भी किया, मैंने वो भी देखा। तो पहले हम लोग थोड़ा पीछे के सेशन पे बात कर लेते हैं, फिर जो आज का सेशन रहेगा हम लोग उस पे बात करेंगे। हम लोगों ने पिछला जो सेशन था उसमें देखा था, उसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने नमक सत्याग्रह के बारे में देखा था कि नमक कानून को भारतीयों ने तोड़ा और एक प्रकार से उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। जैसा कि गांधी जी ने इरविन को खत लिखते समय उन्होंने चेतावनी दिया था कि इरविन, अगर आप हमारे जो मांग है, जो मैंने 11 मांग आपके पास रखा हुआ है, अगर आपने उन मांगों को पूरा नहीं किया तो हम लोग क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, यानी कि सविनय के साथ आपके बातों को नहीं मानेंगे। तो जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून को तोड़ने के बाद शुरू कर दिया, तो उसके बाद पूरा देश में बहुत से ऐसे लोग हैं या बहुत ऐसे संप्रदाय हैं, बहुत से ऐसे मैं बोल सकता हूं कि सत्याग्रही नेताएं हैं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन पे भाग लेते हैं। और चूंकि ये जो पूरा आंदोलन था उस पे एक बात पे टिका हुआ था कि हमें क्या करना है, सरकार के नियमों का, सरकार के बातों का विरोध करना है। तो पिछले कक्षा में या पिछला जो हमारा वीडियो था उस पे हम लोगों ने विरोध में देखा था कि किस तरह से जो किसान है वो लोग कर चुकाने से मना कर दिए थे, लोगों ने शराब की दुकानों पे पिकेटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, है ना। और साथ साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, लोग वहां से बहिष्कार आंदोलन को भी इस लोगों ने शुरू कर दिया था। तो जिस तरह का माहौल देश में क्रिएट हुआ था या जिस तरह का माहौल देश में उत्पन्न हुआ था, उस माहौल के कारण जो पूरी सरकार थी, यानी कि मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश एम्पायर का, तो वो पूरी तरह से भयभीत थी और उनको पता चल गया था कि अगर हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को नहीं रोकेंगे तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए जो ब्रिटिश सरकार है वो दमनकारी नीति को चालू कर दिया था। और दमनकारी नीति कैसा था, तो लोगों को, जो भी सत्याग्रही थे या जो भी गांधी जी के समर्थन वाले लोग थे, उनको पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिए थे। तो जेल में डालने तक तो सही था, दिक्कत कब हुआ, जब गफ्फार खान को क्या किया गया कि जब उनको जेल में डाला गया तो उसके विरोध में जनता ने जब उनको रोकने का प्रयास किया, पुलिस को, कि आप गफ्फार खान को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, जब रोकने का कोशिश किया गया तो उसके समक्ष जितनी भी भीड़ थे ब्रिटिश सरकार के पास, तो उन्होंने उन पे गोलियां दागना शुरू कर दिया और उससे हजारों लोग मारे जाते हैं। फिर उसके कुछ महीनों के बाद गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है और गांधी जी को बचाने के लिए, या मैं बोलूंगा कि गांधी जी के विरोध के लिए लोग आते हैं, है ना, और लोग स्टेशनों को जला देते हैं, यानी कि ब्रिटिश प्रतीक जितना थे, जैसे स्टेशन हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो भी सरकारी भवन हो गया उनको जला देते हैं। और उनको रोकने के लिए फिर सरकार क्या करती है, दमनकारी और एक उग्र रूप लेती है और उसको रोकती है। तो फिर से जो ये पूरा एक माहौल था, जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था, तो उस माहौल में हम लोगों ने यह देखा था कि जब चोरा चोरी कांड हुआ, घटना हुआ, तो गांधी जी को ये मारकाट और लड़ाई वाला जो सिस्टम है वो पसंद नहीं था। तो जब चोरा चोरी कांड में ये जो लड़ाई वाला माहौल, यानी कि ये हिंसा वाला माहौल आ गया, तो गांधी जी ने क्या किया कि उस असहयोग आंदोलन को वापस लिया। उसी तरह जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चरम सीमा पे था, तो उस चरम सीमा में लोगों की प्रतिक्रिया और अंग्रेजों की जो दमनकारी प्रभाव था, उस कारण से एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ या एक ऐसा माहौल उत्पन्न हुआ जो फिर से कैसा था, एक दमनकारी, और मैं बोल सकता हूं कि एक हिंसक माहौल पूरे देश में पैदा हो गया। तो गांधी जी पहले से ही उनको बोलना था कि मुझे ये हिंसक टकराव मुझे पसंद नहीं है, मुझे अहिंसा पसंद है। तो गांधी जी ने क्या किया कि फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। तो हम लोगों ने देखा था कि नमक कानून को जैसे ही गांधी जी और उनके सत्याग्रही, उनके जो सहयोगी थे, याद रखिएगा टोटल 78
सहयोगियों के साथ कितना 240 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से चले थे, है ना। प्रतिदिन 1.5 मील किलोमीटर का डिस्टेंस वो तय करते थे। और हम लोगों ने वो देखा था कि जो ये जगह था वो साबरमती आश्रम यानी कि अहमदाबाद से पूरा जो डिस्टेंस था वो कहां था, डांडी नामक स्थान जो तटीय इलाका था यानी कि गुजरात तक का सफर तय किया था। उसके बीच में गांधी जी जहां भी रुकते थे लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में और स्वतंत्रता क्या है उसके बारे में लोगों को बताते चलते थे। हम लोगों ने थोड़ा नमक कानून के बारे में टोटल हम लोग घटना देखे थे। तो इस घटना के बीच में जैसे ही नमक कानून को तोड़ा गया गांधी जी और उनके 78 सहयोगियों के साथ, तो उसी के साथ क्या हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, हमको यह पता है। और उसी बीच में इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के फलस्वरूप जो अंग्रेज है और जो भारतीय लोग हैं उनके बीच में हिंसक टकराव शुरू हो जाते हैं। और इसी हिंसक टकराव के कारण गांधी जी क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेते हैं। क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो अभी भी टकराव जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने के बाद भी जो दमनकारी जो प्रभाव था वो देश में चल ही रहा था। और कांग्रेस के कुछ नेता, जैसा मैं बात करूंगा तो खान अब्दुल गफ्फार खान का, साथ में मैं बात करूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का और गांधी जी, इन सभी को जेल में रखा गया था। तो गांधी जी ने जेल में ही इरविन को एक खत लिखता है और उस खत में बोलता है कि मैं समझौते के लिए तैयार हूं। गांधी जी क्या बोलते हैं, मैं समझौते के लिए तैयार हूं। तो आज का टॉपिक हम लोग गांधी इरविन समझौता पे बात करेंगे। क्या करेंगे, गांधी जी का और इरविन का जो समझौता था उस समझौते पे बात करेंगे। फिर उस समझौते के परिणाम क्या क्या घटनाएं घटी हम लोग उस पर बात करेंगे। तो आई होप आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं बता दूं कि जो लोग चैनल पे नहीं है क्या करना है, प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेनी है और जो बेल का आइकन आता है उसको भी क्या करना है, प्रेस कर देना है। और एक बात दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब जाके वीडियो का मजा आएगा, अन्यथा वीडियो का मजा नहीं आएगा। तो हम लोग बात करते हैं गांधी इरविन समझौता का, यानी कि जब देश में असहयोग आंदोलन के कारण जो देश है पूरा एक अहिंसक वातावरण में, क्या एक हिंसक वातावरण में जब परिवर्तित हो गया, तो उस हिंसक वातावरण को गांधी जी एक सरल वातावरण में यानी कि एक अहिंसक भाईचारा वाला वातावरण में बदलना चाहता था। तो उसके लिए गांधी जी क्या करते हैं, इरविन को एक फिर से खत लिखते हैं और उसमें वो मध्यस्थता यानी कि इरविन और गांधी जी के बीच में समझौते के लिए गांधी जी क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि गांधी जी ने ये जो इरविन के साथ जो समझौता किया था वो समझौता था 5 मार्च 1931। कब का बात है, 5 मार्च 1931। तो क्वेश्चन आपके पास आता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। क्या क्वेश्चन आएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो आपको क्या बताना है, 5 मार्च 1931। तो 5 मार्च 1931 को क्या हो गया कि गांधी जी और इरविन क्या करता है, एक समझौते पर दस्तखत करता है। तो ये जो समझौता था सर वो क्या था, तो समझौता क्या है, हम लोग इस पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, तभी समझ में आएगा कि गांधी इरविन समझौता इतना महत्वपूर्ण क्यों था। तो बोला गया है कि दुनिया में सबसे बड़ा समझौता जो है वो शादी होता है। तो मान लीजिए कि आपका शादी हुआ, ठीक है, सपोज कीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि होना चाहिए, जब तक करियर नहीं बन जाता मैं बोलूंगा कि यह सब नहीं करना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपकी शादी होती है, तो एज ए मैं बात कर लूं अपना, ठीक है, कि मान लीजिए मेरी शादी हुई, तो समझौते के कगार पे क्या होगा कि तुम मेरे कपड़े धो देना, बदले में मैं तुमको साबुन ला दूंगा। ये एक समझौता हुआ। तुम मेरे लिए खाना बनाना, मार्केट से सब्जी मैं ला दूंगा, ये एक समझौता हो गया। तुम मेरे लिए रात को खाना बना के रखना, मैं आके खाऊंगा। तो ऐसा काम, या फिर मैं बोल सकता हूं कि समझौता कर सिंपल तो समझिएगा कि कुछ बात मैंने रखा, कुछ बात आपने रखा और दोनों के बीच में हां हो गई, वही क्या है, समझौता है। तो जब सविनय अवज्ञा चल रहा था और गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया था और नमक कानून के कारण इतना बड़ा आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, लोग कानून को नहीं मानते थे। तो यहां पे जो समझौता हुआ, एक तो गांधी जी के साथ और सरकार यानी कि इरविन के साथ, तो समझौते पे बात करते हैं। तो गांधी जी ने बात रखा कि गांधी जी के लिए जो समझौता था सरकार के द्वारा, मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे समझौता दो लोगों के पास हुआ, एक तो इरविन के साथ, इरविन ने गांधी जी के साथ समझौता किया और गांधी जी ने इरविन के साथ। तो यानी कि मान लीजिए कि इरविन ने गांधी जी को क्या बोला कि आपको लंदन में जो होने वाला जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, लंदन में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा, उस सम्मेलन में आपको क्या करना होगा, भाग लेना होगा। और वहां पे जिस भी चीज के बारे में हम लोग नियम बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि इरविन जब साइमन कमीशन भारत आया था
तो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान जब विरोध हुआ तो सरकार ने यानी कि इरविन ने बोला कि आइए और जो संविधान निर्माण के बारे में हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। तो सरकार ने उसको नहीं माना। तो फिर से वही इरविन ने बोला कि आप आइए लंदन और जो डोमिनियन का नियम जो हम लोग लागू करने वाले थे, यानी कि जो आपका जो संविधान बनेगा उस संविधान में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गांधी जी आप कहां आइए, लंदन आइए। तो ये जो समझौता था, या मैं बोलूंगा ये जो मांग था, ये मांग किसने रखा था? तो इरविन ने रखा था। अब गांधी जी ने सरकार के पास तो कुछ मांग रखा होगा, तो गांधी जी का मांग क्या था कि आपने जितने भी हमारे राजनीतिक लोगों को, या जितने भी हमारे राजनीति के जो, या फिर जितने भी हमारे जो सपोर्टर हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उनको आपने जिनको भी कैदी बना के रखा है, जिनको भी गिरफ्तार आपने किया था ना, उनको क्या कर दीजिए, आप रिहा कर दीजिए। ये गांधी जी ने बोला। गांधी जी ने क्या बोला कि आपने जितने भी कैदियों को या जितने भी लोगों को आपने बंदी बना के रखा है, उसको क्या कीजिए, आप उसको रिहा कर दीजिए। तब जाके हम लोग क्या करेंगे कि सविनय अवज्ञा को बंद करेंगे। तो ये गांधी जी ने डिमांड किया। तो कुछ आपके पास क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा के बदले जब समझौता हुआ किसके बीच में, गांधी और इरविन के बीच में, तो गांधी जी ने क्या मांग रखा था? तो गांधी जी ने क्या मांग रखा था कि जितने भी लोगों को आपने गिरफ्तार किया है उनको क्या कीजिए, आप छोड़ दीजिए। बदले में इरविन ने क्या मांग रखा? इरविन ने बोला कि जो गोलमेज सम्मेलन होगा उस सम्मेलन में आप लोग भाग लीजिए, और भाग लेकर क्या कीजिए कि जिस तरह का कानून हम लोग बनाएंगे उस कानून में अपनी सहमति दीजिए, और साथ में क्या करना है कि आपको जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको क्या करना है, वापस लेना है। तो ये दो तरह के दोनों के बीच में क्या हो गया, मांग रखा गया, और उन मांगों पे हस्ताक्षर किया गया कब? तो 5 मार्च 1931 को। ठीक है, तो हम लोगों ने समझौतों पे बात कर लिया। तो अब देखिएगा, समझौतों के आधार पे आपको अब वो करना भी होता है। ऐसा नहीं कि मैंने मान लिया और मैं नहीं करूंगा, तो ऐसा कुछ करना होता है। तो सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा गया कि आप गोलमेज आइए, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। तो पहला जो गोलमेज था आप लोग को पता है, वो गोलमेज सम्मेलन गांधी जी ने भाग ही नहीं लिया था, है ना, क्योंकि उसका समय निर्धारण तय नहीं हुआ था, और जब हुआ तो उस समय हम लोगों ने विरोध करना स्वीकार कर दिया था। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस क्या किया था, उसमें भाग नहीं लिया था, और पहला गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि किन किन सम्मेलनों का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था? तो आपको क्या बताना कि पहला का। ऐसे गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला का जो गोलमेज सम्मेलन था उसका पहले ही जो लोग हैं, यानी कि कांग्रेस के जो नेता है वो क्या कर चुके थे, उनका बहिष्कार कर चुके थे। तो अब बचा दूसरा। तो 1931 को 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ समझौता होता है, और गांधी जी दिसंबर का महीना है और 1931 का साल है। उसी साल दिसंबर के महीने में क्या करते हैं, गांधी जी लंदन चले जाते हैं गोलमेज सम्मेलन करने के लिए। किसके लिए? गोलमेज सम्मेलन करने के लिए। गोलमेज क्या होता है पहले ये समझिएगा। क्वेश्चन आता है कि गोलमेज से क्या अभिप्राय है। तो गोलमेज का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से टेबल होते हैं ना, तो गोल करके टेबल रखे होते हैं और लोग उसमें बैठ जाते हैं और किसी मुद्दे पे बहस करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, गोलमेज सम्मेलन। तो जो दिसंबर महीने का जो 1931 का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, उसमें गांधी जी लंदन जाते हैं और उस सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो जब उस सम्मेलन में भाग लिए, तो आप जब क्लास 12 में पढ़ोगे तो दूसरा सम्मेलन में भाग लेने के बाद वो दूसरा सम्मेलन टूट जाता है। टूटने का कारण क्या था कि गांधी जी वहां पे खड़ा होकर बोलते हैं कि मैं यहां आया हूं और मैं पूरे भारत का नेतृत्व कर रहा हूं। गांधी जी ने बस एक लाइन बोला था कि मैं यहां पे हूं और मैं पूरे भारत का नेतृत्व कर रहा हूं। तो उस समय जो भीमराव अंबेडकर थे वो खड़ा होकर बस इतना बोलते हैं कि नहीं, कांग्रेस जो है वो पूरे भारत का नेतृत्व नहीं करता, वो केवल धनी लोगों का, बड़े लोगों का और बड़े सामुदायिक लोगों का क्या करती है, वो नेतृत्व करती है, हम दलित लोगों का नेतृत्व नहीं करती है। तो उसी के बीच में कांग्रेस के बीच में आपसी फूट हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है कि ये जो वार्ता चल रहा था गोलमेज सम्मेलन में लंदन में, वो वार्ता क्या होता है, बीच में टूट जाता है। तो बस आपको क्या जानना है कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो दिसंबर 1931 में हुआ था, वो सम्मेलन बीच में ही टूट गया। कारण आपको बता दिया जो आपको 12 में पढ़ना था। तो उस कारण से क्या हो गया कि वो जो वार्ता था बीच में ही टूट गया, और जिसके कारण जो पूरी जो टीम गई हुई थी कहां पे, लंदन, उन टीम को पूरी तरह से वापस घर लौटना पड़ता है। तो आप बताइएगा, दो पक्ष था। एक तो इरविन का मानना था कि आपको जाना है और गोलमेज सम्मेलन करके आना है, और हम लोगों ने मांग रखा था कि आपको क्या करना है कि लोगों को
छोड़ना पड़ेगा, जिनको भी आपने गिरफ्तार किया उनको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब गांधी जी लंदन से भारत आते हैं तो वो देखते हैं कि ऐसा कुछ यहाँ पे चेंजेस ही नहीं हुआ। जिस तरह का समझौता हम मेरे और इरविन के बीच में हुआ था कि मैं लोगों को छोड़ दूंगा और जो दमनकारी नीति जो हम लोग ने चलाया था उसको मैं क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे गांधी जी लंदन से वापस आते हैं दिसंबर 1931 में गोलमेज सम्मेलन करने के बाद, तो गांधी जी आके क्या देखते हैं कि सरकार फिर से एक नए सिरे से क्या करता है, दमन करना शुरू कर देता है। क्या करता है, फिर से एक नए पद्धति के साथ क्या करता है कि वो दमन करना शुरू कर देता है। और गांधी जी आके भी देखते हैं कि अभी तक क्या गफ्फार खान को और जवाहरलाल नेहरू इन दोनों को अभी तक रिहा नहीं किया गया, दोनों को जेल से छुटकारा नहीं मिला, दोनों अभी भी जेल में हैं। तो अब बताइए कि गांधी जी ने सोचा था कुछ और हो गया कुछ। पहला बात तो सरकार फिर से दमनकारी प्रभाव शुरू कर दिया और जवाहरलाल नेहरू और खान गफ्फार को जो बंदी था उन लोगों को छोड़ा नहीं गया। और साथ में वहां क्या होता है, सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा कि जो कांग्रेस संगठन है उसको पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। क्या करता है, पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। और साथ में कांग्रेस के द्वारा जितना भी सभा हो रहा था या जितना भी प्रदर्शन किया जा रहा था और जो भी बहिष्कार जैसा जो भी गतिविधि चल रहा था इंडिया में, उसको रोकने के लिए अब सरकार क्या करता है कि बहुत सख्त वाला कानून उठाता है और लोगों को मारना पीटना शुरू कर देता है। मैंने क्या बोला कि गांधी जी अपने बात को, या फिर मैं बोल सकता हूं कि इरविन के द्वारा जो बात रखा गया था, जो मांग रखा गया था गांधी इरविन समझौता में, उस मांग को पूरा करने के लिए वो गोलमेज करने लंदन चले जाते हैं। वहां पे क्या होता है कि कांग्रेस के बीच में आपसी ही टकराव मतभेद के कारण उस गोलमेज सम्मेलन पे निराशा होता है और वो वापस आ जाते हैं। गांधी जी आके देखते हैं कि हम लोग तो भाई गोलमेज करने गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो इरविन है ये क्या करेगा, सभी लोगों को छोड़ देगा। लेकिन जब वो आके देखता है तो ऐसा कुछ नहीं होता, सभी लोग अभी भी बंदी होते हैं। सरकार फिर से लोगों को मारना पीटना शुरू कर देता है, यहां तक कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और साथ में क्या क्या जितने भी प्रदर्शन, जितने भी सभाएं हो रहे थे और जितने भी बहिष्कार जैसी गतिविधि चल रही थी, उन पर क्या करते हैं कि सख्ती से कानून उठाते लोगों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो जब सरकार द्वारा इतना दमनकारी प्रभाव दिख रहा था, इतना जब दमनकारी प्रभाव चल रहा था, ये सारे दमनकारी प्रभाव चल रहा था, तो बताइए क्या गांधी जी, क्या कांग्रेस और क्या भारत के क्रांतिकारी जो वीर पुत्र है वो चुप रहेंगे क्या? आप बोलोगे नहीं, आप बोलोगे नहीं, और मैं भी बोलूंगा कि ऐसा कुछ नहीं, वो लोग भी चुप नहीं बैठा। और लोगों ने महात्मा गांधी को पहले ही भगवान मान लिया था कि जो भी करेंगे यही तारणहार है हमारे। तो जो लोगों की जो आकांक्षाएं थी महात्मा गांधी के पास कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस आकांक्षाओं के कारण गांधी जी क्या करते हैं कि जो इरविन के साथ ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने के लिए जो समझौता किया था, उस समझौते को गांधी जी तोड़ देते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करते हैं, दोबारा शुरू कर देते हैं। गांधी जी क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू कर देते हैं। तो यह जो आंदोलन था, जब गांधी जी ने ये जो समझौता है इरविन के साथ जो समझौता था 5 मार्च 1931 को जो सम्मेलन, जो समझौता हुआ, उस समझौते को क्या करते हैं कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आने के बाद और ये सारे घटना देखने के बाद क्या करते हैं गांधी जी कि फिर से ये जो आंदोलन है उसको क्या करते हैं, चालू कर देते हैं। तो आप समझिएगा ये जो दूसरा जो आंदोलन था, यानी कि दूसरा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो दौर चला था, वो दौर लगभग 1 साल तक, मैं कब का बात कर रहा हूं कि लगभग साल भर तक ये बहुत स्पीड से चला। और जिस तरह का एक मैं बोल सकता हूं कि माहौल क्रिएट हुआ कि अब लगता है कि देश आजाद हो जाएगा। किस तरह का माहौल था कि लगता है कि अब देश आजाद हो जाएगा, इस तरह का माहौल पैदा हुआ था। लेकिन साल भर के बाद, यानी कि सोचिएगा कि दिसंबर 1931 में गांधी जी क्या करते हैं, दूसरा गोलमेज करते हैं, यानी कि लगभग 1932 से, यानी कि मैं आशा करके बोलता हूं कि लगभग 1932 और जो 32 आ जाता है, 32 और 33 का जो पूरा साल होता है, उसमें जो असहयोग आंदोलन है, यानी कि साल भर लगभग ठीक स्पीड से चलता है। और 1934 में जाकर इसकी जो गति होती है वो धीमी पड़ने लगती है और ये धीरे धीरे ये आंदोलन क्या हो जाता है, मंद होने लगता है। क्या होता है, धीरे धीरे आंदोलन क्या होता है, मंद होने लगता है। तो ये जो पूरा जो घटना था, ये घटना क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जब पूरा एक हिंसक रूप देखने को मिला, उसके बाद गांधी जी और इरविन का जो समझौता था, उस समझौता पे हम लोगों ने बात किया। फिर उस समझौता को पूरा करने के लिए गांधी जी कहां जाते हैं, गोलमेज करने के लिए लंदन जाते हैं। कब का बात है वो, दिसंबर 1931 का। उसके बाद उस गोलमेज सम्मेलन में विफलता मिलने के बाद
जो इरविन है वो अपने मैं बोलूंगा बात से वो मुखर जाता है और फिर से ये सारा हिंसक रूप वो करता है, कांग्रेस को वो गैर कानूनी घोषित कर देता है, प्रदर्शनों पर लाठीचार्ज, मारा पीटा जो भी कुछ था वो घटना होने लगता है। उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर देते हैं। तो ये जो पूरी घटना थी हम लोगों ने देख लिया, किस जो समझौता हुआ गांधी इरविन समझौता, उसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई, और कल हम लोग जो देखेंगे वो लोगों में आंदोलन किस तरह से लोग जो है वो आंदोलन को लिया, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो धनी लोग थे, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो लोग आंदोलन को किस तरह से लिए, हम लोग इसके बारे में अगले कक्षा में देखेंगे, या फिर अगला जो वीडियो रहेगा हम लोग उस पर देखेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, एक लाइक जरूर कर देना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर मेरे को क्यों समझ में नहीं आया या इस क्लास में क्या कमी था। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताना है कि वीडियो कितना अच्छा लगा था आपको। और एक बात बताऊं दोस्तों, मेहनत मैं बहुत करता हूं, आपका काम है उस मेहनत को सफल बनाने का। और मैं बस आपको इतना ही गुरु दक्षिणा बोलता हूं कि जिस तरह से आप क्लास कर रहे हो, बस कुछ अपने दोस्तों को इसके साथ जोड़ते जाओ और मेरी जो गुरु दक्षिणा है, जो मेरी मेहनत है, उसको आप पूरा करो दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।